नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज हमारी 10वीं क्लास होने जा रही है, जिसमें हम उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात जो निम्न ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, हम अपना ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा, राज्य का ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार जो है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि राज्य का ग्लोब पर देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पश्चिमी देशांतर है। ऑप्शन नंबर सी है, राज्य का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्य का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हमें असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो था हमारा कि राज्य का ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति जो है 28-43 से 31-27 उत्तरी अक्षांश है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा, राज्य का ग्लोब पर देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 34 से 81-02 पश्चिमी देशांतर है। तो दोस्तों, 77-34 से 81-02 जो है दोस्तों हमारे राज्य का देशांतरीय विस्तार तो है, लेकिन पश्चिमी देशांतर नहीं है दोस्तों। पश्चिमी देशांतर को काट देंगे और क्या देखेंगे दोस्तों, पूर्वी। जो राज्य का देशांतरीय विस्तार है ना दोस्तों, वह 77-34 से 81-02 पूर्वी देशांतर है। तो यह कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी असत्य है। और दोस्तों, हमारा तीसरा कथन है ऑप्शन नंबर सी कि राज्य अक्षांशीय विस्तार जो है वह 2 डिग्री 44 है। तो बिल्कुल सही है, राज्य का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 है। और जो राज्य का देशांतरीय विस्तार है वह 3 डिग्री 28 है। तो यह भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों। इस पश्चिमी देशांतर की जगह जो आएगा हमारा देशांतरीय विस्तार, वह पूर्वी देशांतर आएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य का ग्लोब पर देशांतरीय विस्तार जो है 77-34 से 81-02, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पूर्वी देशांतर है दोस्तों। और राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम दोस्तों, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम, यानी कि जो पिथौरागढ़ वाली साइड है वहाँ से लेकर देहरादून वाली साइड तक जो है राज्य की लंबाई जो है 358 किलोमीटर है दोस्तों। और राज्य की जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तरकाशी वाली साइड से हिमालय पर्वत से लेकर जो है उधम सिंह नगर तक जो है दोस्तों, राज्य के उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वह 320 किलोमीटर है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल जो हमारा 53,483 दोस्तों, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों, यानी कि वर्ग किलोमीटर जो है हमारे राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो उसमें से जो कितना प्रतिशत भाग है वह पर्वतीय नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13.93 दोस्तों। 13.93% भाग जो है दोस्तों हमारा पर्वतीय नहीं है। और 86.07% दोस्तों, 86.07% भाग जो है उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय भाग है। और 13.93% जो है उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय भाग नहीं है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी दे रखी है महत्वपूर्ण कि राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य क्षेत्रफल का, देश में कुल क्षेत्रफल का जो है, जो राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों, वह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 1.69% जो है देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है दोस्तों। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया पर्वतीय है, तो 86.07% भाग जो है पर्वतीय है। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है मैदानी है, यानी कि पर्वतीय नहीं है, मैदानी है। तो 13.93% भाग जो है दोस्तों राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफलीय विस्तार के संदर्भ में।
अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के किस जनपद में मोहंड और तिमली दर्रा स्थित है दोस्तों। तो मोहंड और तिमली दर्रा राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून में जो है दोस्तों राज्य में मोहंड एवं तिमली दर्रा स्थित है। और इसी मोहंड और तिमली दर्रे से जो है दोस्तों कब, बताइए कब, 1814 में, 1814 में जो है दोस्तों जो ब्रिटिश सेना थी इसी तिमली एवं मोहंड दर्रे से जो है उत्तराखंड या देहरादून में प्रवेश करती है दोस्तों। और 1815 में जो है गोरखाओं से मुक्त करा लेती है उत्तराखंड को। तो यह कुछ जानकारी थी। अब इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके संदर्भ में विशेष टिप्पणी दे रखी है कि राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान, भावर व तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में अनेक द्वार या घाटी स्थित हैं, जिसमें से कि मोहंड पास है जो देहरादून में है, तिमली पास है वह भी देहरादून में है, और चौकी घाट दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो वह नैनीताल में स्थित है। और चिरकिला दर्रा भी ढेकुली नैनीताल में स्थित है। और चोरगलिया, जब हम हल्द्वानी को प्रवेश करते हैं तो चोरगलिया दर्रा पड़ता है दोस्तों, और यह हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। बमोरी जो है काठगोदाम का पुराना नाम भी आता है बमोरी, और बमोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, काठगोदाम नैनीताल में। और ब्रह्मदेव दर्रा कहाँ है, तो टनकपुर को टलकपुर जो मिस्टर टलक ने बसाया था, तो टनकपुर को टलकपुर के नाम से भी जाना जाता है। और टनकपुर कहाँ पर स्थित है, चंपावत में दोस्तों। तो यह कुछ प्रसिद्ध दर्रे एवं घाटे थे। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राज्य का कौन सा जनपद नेपाल से सीमा नहीं बनाता, यानी कि जो हमारा राज्य का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, यानी कि ऐसा कौन सा जनपद है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चमोली जनपद जो है दोस्तों गढ़वाल मंडल में आता है, और यह जो है नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। बाकी चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, इसे हम कैसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे, CPU दोस्तों, CPU यानी कि चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। यह जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के जनपद हैं, यह नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के कितने जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, यानी कि CPU जो है दोस्तों ये जनपद जो है किसके साथ, नेपाल के साथ जो है सीमा बनाते हैं। और राज्य के कितने जनपद, उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश हमारा एक आंतरिक राज्य है देश का। तो हमारे जो राज्य है उत्तराखंड, उसके कितने जनपद उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों पांच जनपद जो हैं उत्तराखंड के वह उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं, जिनमें कि उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, हरिद्वार है तथा देहरादून है। और दोस्तों राज्य के कितने जनपद चीन से सीमा बनाते हैं, तो वही ट्रिक CPU यानी कि आपका चमोली, पिथौरागढ़ और चीन। कौन सा दोस्तों, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जो है दोस्तों किसके साथ, चीन के साथ सीमा बनाते हैं ये 3 जनपद। और यह तीनों जनपद जो हैं दोस्तों, इनमें से इन तीनों जनपदों में से 2 जनपद गढ़वाल मंडल के हैं तथा एक जनपद जो है पिथौरागढ़ वह कुमाऊं मंडल का है। और पिथौरागढ़ जो है दोस्तों एक ऐसा जनपद है जो संयुक्त रूप से चीन, क्या दोस्तों, जो संयुक्त रूप से चीन तथा नेपाल दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का वह जनपद जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों राज्य का वह कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून जनपद। देहरादून जनपद जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों क्या है, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राज्य का वह जनपद जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है वह देहरादून जनपद है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि देहरादून जनपद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। जो उत्तरकाशी है दोस्तों,
उत्तरकाशी को शॉर्ट फॉर्म में यूटीसी कर देते हैं। उत्तरकाशी जो है दोस्तों सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ, जो हमारा आंतरिक राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसके साथ सीमा बनाता है। और उत्तरकाशी चीन, दोस्तों क्या चीन के साथ भी अपनी सीमा बनाता है उत्तरकाशी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है। तो दोस्तों हमारे फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि राज्य का सबसे उत्तरी जनपद जो है उत्तरकाशी है। तो यह हमारा कथन ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, राज्य का सबसे उत्तरी जनपद जो है उत्तरकाशी है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा, राज्य का सबसे दक्षिणी जनपद उधम सिंह नगर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सत्य है कि जो राज्य का सबसे दक्षिणी जनपद है वह उधम सिंह नगर है। और दोस्तों इसमें एक और बात बताएं, जो राज्य की सबसे दक्षिणी तहसील भी आती है वह आती है किछा। दोस्तों राज्य की सबसे दक्षिणी तहसील आती है किछा, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। किछा तहसील राज्य की सबसे दक्षिणी तहसील मानी जाती है, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और उधम सिंह नगर जनपद भी जो है दोस्तों राज्य का सबसे दक्षिणी जनपद है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट था। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि राज्य का सबसे पूर्वी जनपद जो है वह पिथौरागढ़ है। जी बिल्कुल दोस्तों, यह भी सत्य है कि राज्य का सबसे पूर्वी जनपद जो है वह पिथौरागढ़ है। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद, इसमें दे रखा है हरिद्वार। नहीं दोस्तों, जो राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है वह देहरादून जनपद है। कौन सा दोस्तों? देहरादून जनपद जो है राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य नहीं है कि पश्चिमी जनपद हरिद्वार है। राज्य का सबसे पश्चिमी जनपद जो है ना दोस्तों वह देहरादून है। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की राजधानी कितने जनपद की सीमाओं को स्पर्श करती है। दोस्तों जो राज्य की राजधानी है दोस्तों, क्या है राज्य की राजधानी? देहरादून। देहरादून जो है दोस्तों राज्य की अस्थायी राजधानी है। दोस्तों अस्थायी राजधानी है। तो राज्य की राजधानी जो है देहरादून वह कितने जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जनपदों की सीमाओं को जो है देहरादून राजधानी स्पर्श करती है। वह जनपद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला जनपद है दोस्तों हरिद्वार, दूसरा जनपद है दोस्तों टिहरी, तीसरा जनपद है दोस्तों पौड़ी और चौथा जनपद है दोस्तों उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो राज्य की राजधानी है देहरादून वह हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी, इन 4 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तथा 2 राज्यों, कितने दोस्तों? 2 राज्यों के साथ जो है अंतर्राज्य सीमा भी दोस्तों साझा करती है। वह कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ जो है दोस्तों देहरादून अपनी अंतर्राज्य सीमा भी स्थापित या स्पर्श करती है। दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का वह जनपद जिसकी सीमाएं सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करती हैं। तो दोस्तों राज्य का वह जनपद कौन सा है जिसकी सीमाएं राज्य के सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। राज्य का पौड़ी जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि राज्य के सर्वाधिक जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों। और इन जनपदों में जो है दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और दोस्तों नैनीताल। तो दोस्तों कितने जनपद? 1 2 3 4 5 6 7 जनपद। तो दोस्तों जो पौड़ी जनपद है राज्य के 7 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो कि सर्वाधिक है, जिनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल है। दोस्तों अब बिना देरी के इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि पौड़ी जनपद की सीमाएं नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा हरिद्वार को स्पर्श करती हैं। और दोस्तों चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद जो हैं, चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद जो है दोस्तों कितने जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो यह 6 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, जिनमें चमोली जो है दोस्तों उत्तरकाशी की सीमा को स्पर्श करता है, रुद्रप्रयाग की सीमा को स्पर्श करता है, पौड़ी की सीमा को स्पर्श करता है दोस्तों, अल्मोड़ा की सीमा को स्पर्श करता है,
बागेश्वर की सीमा को स्पर्श करता है, और जो है दोस्तों पिथौरागढ़ की सीमा को स्पर्श करता है चमोली जनपद। और दोस्तों अगर बात करें हम अल्मोड़ा जनपद की, तो अल्मोड़ा जनपद जो है दोस्तों पौड़ी जनपद की सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों, चमोली जनपद की सीमाओं को स्पर्श करता है, नैनीताल जनपद की सीमा को स्पर्श करता है, बागेश्वर जनपद की सीमा को स्पर्श करता है, चंपावत जनपद की सीमा को स्पर्श करता है, और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा को जो है अल्मोड़ा जनपद स्पर्श करता है। तो दोस्तों चमोली भी 6 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है, और अल्मोड़ा भी 6 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य या देश को स्पर्श नहीं करती, अर्थात वह पूर्णतः आंतरिक हैं। तो दोस्तों जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद? 6 जनपद। दोस्तों कितने? 6 जनपद जो है कुमाऊं मंडल में आते हैं। और इन जनपदों में से दोस्तों, कुमाऊं मंडल के इन जनपदों में से जो है दोस्तों वह कितने जनपद हैं जिनकी सीमाएं न तो किसी राज्य और न किसी देश को स्पर्श करते हैं, और वह पूर्णतः आंतरिक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जनपद। 2 जनपद जो है दोस्तों कुमाऊं मंडल के ऐसे हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं, ना तो किसी राज्य को स्पर्श करते हैं ना ही किसी देश को। वह कौन कौन से जनपद है दोस्तों? तो एक है अल्मोड़ा जनपद और एक है बागेश्वर दोस्तों, बागेश्वर जनपद। यह 2 जनपद ऐसे हैं दोस्तों कुमाऊं मंडल के जो ना तो किसी देश को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी राज्य को। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी तथा तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों राज्य के पूर्णतः आंतरिक जनपद कितने हैं? 4, जिनमें से कि 2 कुमाऊं में, वह कौन कौन से हैं? बागेश्वर और अल्मोड़ा, तथा 2 गढ़वाल में, वह कौन कौन से हैं? टिहरी तथा रुद्रप्रयाग। इसकी एक ट्रिक आती है दोस्तों, अबरूटी। क्या दोस्तों? अबरूटी यानी कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, यह 4 जनपद जो हैं उत्तराखंड राज्य के पूर्णतः आंतरिक या ब्लॉक, इंग्लिश में हम ब्लॉक कह देंगे, पूर्णतः आंतरिक जनपद हैं जो कि न तो किसी राज्य और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं दोस्तों। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद जो है दोस्तों पिथौरागढ़ है, क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद नेपाल तथा चीन तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ नेपाल के साथ जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है दोस्तों, और चीन के साथ सर्वाधिक सीमा रखने वाला भी जनपद जो है पिथौरागढ़ है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे हमारे राज्य के जनपदों के बारे में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालय राज्य था और वह था, यानी कि जब हमें 15 अगस्त 1947 को दोस्तों, कब? 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, तो हमारी स्वतंत्रता के समय जो है भारत में एक ही हिमालय राज्य था, वह कौन सा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम जो है दोस्तों भारत में केवल एक ही हिमालय राज्य था जो स्वतंत्रता के समय था दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत में केवल असम ही एक हिमालय राज्य था दोस्तों, ठीक है। दूसरा 1947 में हिमालय राज्य बना जम्मू कश्मीर। फिर 1963 में कौन सा बना दोस्तों? तो नागालैंड। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 72 में कौन से बने? 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दोस्तों। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है 1972 में बने। 1975 में जो है दोस्तों सिक्किम बना। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों सिक्किम को जोड़ा गया था। और 1987 में जो है दोस्तों कौन से राज्य बने थे? तो अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम जो है 1987 में जो है हिमालय राज्य बने थे। और दोस्तों 1969 में जो है 5वें वित्त आयोग दोस्तों, 1969 में जो 5वां वित्त आयोग था हमारा, उसकी सिफारिश पर जो है गॉडगिल फॉर्मूले के तहत, कौन से दोस्तों? गॉडगिल। कौन से दोस्तों? गॉडगिल। गॉडगिल फॉर्मूले के तहत जो है दोस्तों इन हिमालय राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यह कुछ विशेष जानकारी थी। और 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड कौन सा दोस्तों?
1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड कौन सा दोस्तों 11वां हिमालय राज्य बनाया गया। लेकिन जो है जम्मू कश्मीर का विघटन, जो जम्मू कश्मीर का विघटन हो जाता है कब दोस्तों, जम्मू कश्मीर का विघटन कब होता है, सबको बताना है कब होता है, 5 अगस्त दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विघटन हो जाता है। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वह लोकसभा में धारा 370 को हटा देती है और जम्मू कश्मीर से जो है जो दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा छीन लेने के बाद लोकसभा द्वारा यानी कि संसद के द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाता है और उसे एक यूनियन टेरिटरी स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाता है और लद्दाख को अलग यूटी प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद जो है दोस्तों जो उत्तराखंड है वह 10वां हिमालय राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष 11वां हिमालय राज्य बना। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है वह किस वर्ष 11वां हिमालय राज्य बना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2001 में दोस्तों। तो 1 अप्रैल, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, 1 अप्रैल 2001 को जो है दोस्तों उत्तराखंड 11वें हिमालयी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 5 अगस्त दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विघटन होने के बाद उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसके बाद जो है 2019 से उत्तराखंड जो है 10वें हिमालय राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चवच्च रूपों के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों धरातलीय विन्यास यानी कि धरातलीय क्षेत्रीय विस्तार तथा शैलक्रम तथा उच्चवच्च स्वरूपों के यानी कि दोस्तों हिमालय, मैदानी आदि स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8। धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चवच्च स्वरूपों के आधार पर जो है दोस्तों उत्तराखंड को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वह 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं वह भी जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों के बारे में दे रखा है। तो हमारा पहला है गंगा का मैदानी भाग दोस्तों। जो गंगा का मैदानी भाग है वह हमारा पहला भौगोलिक क्षेत्र है। दूसरा है तराई क्षेत्र जो तरी वाला क्षेत्र है दोस्तों। तीसरा है भावर क्षेत्र। चौथा है शिवालिक क्षेत्र। पांचवा है दून या द्वार क्षेत्र। छठा है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। सातवां है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र। और लास्ट में दोस्तों 8वां है ट्रांस हिमालय जो कि ज्येष्ठ श्रेणी जिसमें आती है, जो कि सबसे उच्च हिमालय क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड को भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विन्यास के आधार पर जो है दोस्तों 8 क्षेत्रों में बांटा गया है और यह 8 क्षेत्र निम्नवत मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है उत्तराखंड का जिस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में जो है दोस्तों पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और इस क्षेत्र की उत्पादकता जो है गंगा का मैदान होने के कारण जो दोस्तों जो तराई क्षेत्र है वह किस में आता है, गंगा के मैदान में आता है दोस्तों। किस में, गंगा के मैदान में। और गंगा के मैदान में होने के कारण जो है इस क्षेत्र की उत्पादकता जो है दोस्तों कम नहीं होती और यहाँ अधिक पानी वाली फसलें हैं जैसे कि धान, गन्ना की जो फसल है यहाँ पर बहुत ही अच्छी होती हैं दोस्तों। इसके अलावा गेहूँ, आलू आदि भी इसमें जो है गेहूं, आलू आदि की भी जो है खेती की जाती है दोस्तों। ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर हुआ, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि इस क्षेत्र के कस्बे हैं दोस्तों। और यह क्षेत्र सड़कों तथा रेलवे मार्ग से भी देश के अन्य राज्यों तथा अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र
की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू युक्त होती है। तो दोस्तों राज्य का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र की भूमि जो है ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू युक्त होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र की जो भूमि होती है वह ऊबड़ खाबड़ तथा मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू युक्त होती है दोस्तों। और जो भावर क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र के उत्तर में दोस्तों, किसके? तराई क्षेत्र के उत्तर में तथा शिवालिक क्षेत्र के किस में दोस्तों? शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में। भावर क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में तथा शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में जो है पाया जाता है। और जो इसकी लंबाई है दोस्तों, जो इसकी लंबाई है वह 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के स्वरूप में यह फैला हुआ है दोस्तों। कितने? 10 से 12 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी के स्वरूप में जो है भावर क्षेत्र राज्य में फैला हुआ है दोस्तों। इसके पूर्व में जो है चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को जो है भावर क्षेत्र कहा जाता है। और पश्चिमी भाग में जो है दोस्तों इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है दोस्तों। तो यह कुछ भावर क्षेत्र के बारे में जानकारी थी। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं टिप्पणियां भी देख लेते हैं दोस्तों। वह क्षेत्र जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग, जी दोस्तों जो भावर क्षेत्र है इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों, जो शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से इस क्षेत्र का जो है भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक क्षेत्र को। शिवालिक क्षेत्र को जो है दोस्तों हिमालय का पाद कहा जाता है। इसे मैनाक पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है और नेपाल में इसे मैनाक पहाड़ी भी बोला जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों शिवालिक क्षेत्र के बारे में, तो भावर के जो भावर क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में दोस्तों, किसके? भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में जो है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसे शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और यह पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों हिमालय के सबसे बाहरी, क्या दोस्तों? यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर, कौन से दोस्तों? दक्षिणी छोर पर स्थित है दोस्तों। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक पर्वतों की जो चोटियाँ होती हैं वह 750 से या 700 से 1200 मीटर के बीच जो है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई होती है। और वह श्रेणी है जो हिमालय का सबसे नवीन भाग है दोस्तों। यानी कि जो हमारी शिवालिक श्रेणी है यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। और हिमालय का पाद जो है या बाह्य हिमालय किसके अन्य नाम है दोस्तों? तो शिवालिक श्रेणी के। हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन है दोस्तों? तो वह शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है दोस्तों मायोसीन, क्या दोस्तों? मायोसीन से निम्न में से प्लास्टोसीन तक माना जाता है। जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण है मायोसीन से प्लास्टोसीन युग तक माना जाता है। और उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक केंद्र जो हैं दोस्तों वह शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। क्या दोस्तों? द्वारा मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन क्षेत्र हैं वह ज़्यादातर शिवालिक क्षेत्र में स्थित हैं। और इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों यह सबसे नवीन भाग है हिमालय का शिवालिक क्षेत्र। और इसका निर्माण जो है कितने दोस्तों? 1.5 करोड़ वर्ष से जो है 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है दोस्तों। क्या दोस्तों? 1.5 करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण पाया जाता है। और इस श्रेणी में जो है दोस्तों क्या? इस श्रेणी में जो है जीवाश्म मिलते हैं। क्या दोस्तों? जीवाश्म जो है ज़्यादातर किस श्रेणी में पाए जाते हैं? वह शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। और जो दोस्तों हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है इस क्षेत्र को, जैसे टिहरी हरिद्वार से गंगा द्वारा, और जो दोस्तों देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में जो है पश्चिमी रामगंगा आदि के द्वारा, और नैनीताल में भाखड़ा कोसी नंदोर नदी द्वारा इस क्षेत्र को जो है दोस्तों भारी कटाव का सामना करना पड़ता है। और इन वेगवती नदियों द्वारा इस क्षेत्र को भारी नुकसान भी होता है दोस्तों। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों वन संपदा भी बहुत अधिक पाई जाती है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है दोस्तों वह अपेक्षाकृत जो होती है गर्म व आर्द्र होती है
दोस्तों। और ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में जो है दोस्तों काफ़ी वर्षा होती है। और वार्षिक वर्षा की मात्रा की बात करें तो इस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा की मात्रा की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर दोस्तों, 200 से 250 सेंटीमीटर जो है वर्ष में यहाँ पर वर्षा हो जाती है। खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किस में पाया जाता है तो शिवालिक श्रेणी में। मेनाक कहा जाता है दोस्तों शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों को, जो कि प्राचीन काल में कहा जाता था दोस्तों। और राज्य कितने जनपद जो है, राज्य कितने जनपदों में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है तो दोस्तों राज्य के 7 जनपदों में, कितने 7 जनपदों में जो है दोस्तों शिवालिक श्रेणी का विस्तार माना जाता है दोस्तों। जैसा कि दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल तथा दक्षिणी चंपावत में जो है दोस्तों शिवालिक श्रेणी का विस्तार माना जाता है। किस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी में। सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। और खनिज की दृष्टि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश के पास डोलमाइट चट्टानों के चूने के महत्वपूर्ण भंडार मिलते हैं। सीमेंट बनाने का काम जो है डोलमाइट से किया जाता है। अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक शैल जो है आदि खनिज भी जो है शिवालिक श्रेणी से प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूधातोली श्रृंखला अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वह किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तो दोस्तों जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो लघु या मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है आती है दोस्तों। अब बात करें दूधातोली पर्वत श्रृंखला की, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है क्या कहा जाता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला को तो दोस्तों क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर क्या दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। और यह कितने जिलों में फैली है दोस्तों, कोई बता सकता है यह कितने जिलों में फैली है दूधातोली पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वह कितने जनपदों में फैली है, 3 जनपदों में। कौन से दोस्तों, ACP, याद रखेंगे ACP के नाम से, यानी कि अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जनपदों में जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और इस श्रृंखला से किससे दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से जो है 5 नदियों का उद्गम होता है। और वह कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, तो पश्चिमी रामगंगा जो है पहली है। पश्चिमी रामगंगा नदी जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकली है। बूनो, आटागाड़, पश्चिमी नयार दोस्तों, पश्चिमी नयार नदी भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकली है। और पूर्वी नयार दोस्तों, पूर्वी नयार नदी भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकली है। तो कितनी नदी निकली है दोस्तों, 5। और पश्चिमी रामगंगा पर ही दोस्तों कहाँ पर, कालागढ़ बांध स्थित है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला को। इस श्रृंखला का विस्तार कहाँ जाता है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। वही दोस्तों अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी ACP। इस श्रृंखला से उद्गम होता है 5 नदियों का दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और बूनो। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र था किसके, चांदपुर परगने में यह क्षेत्र था दोस्तों ब्रिटिश काल में। कोदियावगढ़ स्थित दूधातोली पर्वत श्रृंखला में, कहाँ दोस्तों, कोदियावगढ़ स्थित दूधातोली पर्वत श्रृंखला में क्या 12 जून का मेला लगता है चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में। तो दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में जो है कोदियावगढ़ में 12 जून को मेला लगता है चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में। और चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे दोस्तों, आप सभी को पता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। किसी कांड का इनसे संबंध आता है दोस्तों तो पेशावर कांड। पेशावर कांड के नायक जो थे दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। और 1979 में जो है दोस्तों दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के विषय में जो है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोठारी व चौखम धूम
राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो कोठारी तथा चोखम दून है वह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी जनपद में। जो कोठारी व चोखम दून है दोस्तों वह राज्य के पौड़ी जनपद में स्थित है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि इसके संदर्भ में कुछ विशेष टिप्पणी है, पाटली व कोटा दून कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नैनीताल में। जो पाटली व कोटा दून है वह नैनीताल में स्थित है। और मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण जिस क्षेत्र में जनघनत्व अधिक पाया जाता है वह कौन सा? दून या द्वार क्षेत्र होता है दोस्तों। यानी कि मानव जीवन जीने के लिए जिस क्षेत्र में जो है दोस्तों जनघनत्व अधिक पाया जाता है वह कौन सा क्षेत्र होता है? दूनिया द्वार क्षेत्र। अब बात करें हम दूनिया द्वार क्षेत्र की दोस्तों, 24 से 32 किलोमीटर। कितने? 24 से 32 कितने दोस्तों? 24 से 32 किलोमीटर चौड़े दोस्तों, 24 से 32 किलोमीटर चौड़े और 350 से 750 मीटर ऊंचे चौरस तथा क्षैतिज घाटियों के पश्चिमी व मध्य भाग को दून तथा पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है। जिसमें कुछ प्रसिद्ध दून आते हैं जैसे कि देहरादून राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून, कोठारी व चोखम दून जो है पौड़ी, पाटली एवं कोटा दून नैनीताल, पछवा, पूर्वी चंदी व हर की दून आदि राज्य के प्रमुख दून है दोस्तों। वह क्षेत्र जहां भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं वह दून घाटियों में होती हैं दोस्तों। और किस क्षेत्र में भूमि कांप निक्षेपों से ढकी तथा समतल धरातल युक्त नमन घाटी है जहां गहन कृषि की जाती है। यानी गहन कृषि कहाँ की जाती है दोस्तों? तो दूनिया द्वार क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। और राज्य की कुछ भागों में घाटी की समतल भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सैंड कहा जाता है। यानी कि इस क्षेत्र की भूमि कांप निक्षेपों से ढकी है तथा समतल धरातल युक्त यहाँ गहन कृषि की जाती है। और मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। भूस्खलन की घटनाएं इस क्षेत्र में अधिक होती हैं और भूस्खलन जो है प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से दूनिया द्वार क्षेत्र में होते हैं दोस्तों। तो यह कुछ दूनिया द्वार क्षेत्र के बारे में जानकारी थी और कुछ प्रसिद्ध दूनों के बारे में हमने आपको विशेष रूप से बताया दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार जो है राज्य के कितने जनपदों में है? तो दोस्तों जो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है उसका विस्तार राज्य के कितने जनपदों में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार जो है राज्य के 9 जनपदों में। और वह जनपद कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला जनपद है हमारा चंपावत दोस्तों। चंपावत में जो है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। नैनीताल में भी दोस्तों लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। अल्मोड़ा में भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। चमोली में दोस्तों, चमोली में भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों। पौड़ी में भी दोस्तों लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों, रुद्रप्रयाग में भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों। और टिहरी दोस्तों, टिहरी में भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। उत्तरकाशी दोस्तों, उत्तरकाशी में भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। और लास्ट देहरादून, देहरादून में भी जो है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों कितने जिले? चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून में जो है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई जो है 1200 से 4500 मीटर के बीच होती है। ठीक है दोस्तों। मसूरी, दूधातोली, रानीखेत, लाल टिब्बा दोस्तों, मसूरी, दूधातोली, रानीखेत, लाल टिब्बा, देववन, रीवा, झंडीधार जो है दोस्तों, चाइना, मूसा का कोठा दोस्तों, लोखंडी टिब्बा, सुरकुंडा, चंद्रवदनी, मंदरांचल श्रेणी, हटकुनी, धनपुर, डोबरी, अमोली, बिमसर और द्रोणागिरी और रानीखेत जो दोस्तों जो है लघु या मध्य क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। और पर्यटन स्थल हैं यह सभी। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में किस क्षेत्र के श्रेणियों पर आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हेमचल या हेम का आंचल भी कहा जाता है? तो
लघु या मध्य हिमालय को। यानी कि दोस्तों इस क्षेत्र की श्रेणियों पर जो है आंशिक हिमाच्छादन यानी कि थोड़ा हिमाच्छादन, कम हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमचल अर्थात हिम का आंचल भी कहा जाता है। और लघु या मध्य हिमालय क्षेत्रों में जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। किसमें दोस्तों? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में। और मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वह बलित या कायांतरित, कौन सी दोस्तों? बलित या कायांतरित चट्टानों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। और यह क्षेत्र जो है प्री कैम्बियन तथा पैलोजोइक काल की चट्टानों से बने हैं, जिसमें स्लेट, चूना पत्थर, शैल, क्वार्टर, नीसा और ग्रेनाइट दोस्तों आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। और विभिन्न प्रकार के जो खनिज है दोस्तों, क्या दोस्तों? विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कुमाऊं क्षेत्र में इस क्षेत्र के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 कितने दोस्तों? कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल, क्या दोस्तों? इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? ताल पाए जाते हैं। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? अनेक ताल पाए जाते हैं, जिनमें कि प्रमुख हैं नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल, भीमताल आदि। हिम आच्छादित होने के कारण तापमान शून्य के नीचे पहुंच जाता है और निचले भाग का इसका तापमान कुछ अधिक रहता है। और औसतन वर्षा कितनी होती है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में? 160 से 200 सेंटीमीटर जो है दोस्तों इस क्षेत्र में औसतन वर्षा होती है। और गर्मी के समय यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहावना होता है और पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गर्मियों के मौसम में 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान हो जाता है। और इस क्षेत्र में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन भी पाए जाते हैं तथा कोड़धारी वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस क्षेत्र लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की एक और खास बात है, वह क्या खास बात है दोस्तों? कि इस क्षेत्र में जो है ताल के साथ साथ छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में थच, कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, मीडो, एल्पाइन या पास्चर कहा जाता है। और बुग्यालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पशु चारकों का स्वर्ग। क्या दोस्तों? पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों? बुग्यालों को कहा जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के कुछ इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि किस हिमालय का निर्माण बलित या कायांतित चट्टानों से हुआ है? तो लघु या मध्य हिमालय का मैंने आपको पहले ही बता दिया। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार आदि नदियाँ निकली हैं मध्य हिमालय से दोस्तों। विशेष पर इसकी एक विशेषता है कि जो ताल हैं इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें प्रसिद्ध नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल आदि हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोड़धारी वन इसी क्षेत्र में मिलते हैं। बुग्याल जो है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जिन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। और जो है दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल इसी पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको मैं पहले भी बता चुका। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तराखंड में वह कौन सी नदी घाटी है जो चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी घाटी। जो दोस्तों अलकनंदा नदी घाटी है वह चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक और नदी घाटी आती है दोस्तों अल्मोड़ा घाटी। अल्मोड़ा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अल्मोड़ा घाटी किसके लिए है? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। और झीलों वाले क्षेत्रों में झीलों के किनारे सब्जियों और खाद्यान्नों की खेती जो है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्रों में होती है। और सीढ़ीदार खेती भी ज़्यादातर जो है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्रों में होती है दोस्तों। और जो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय फल जैसे सेब, नाशपाती आदि और अखरोट 2500 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किए जाते हैं दोस्तों। तो यह कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी थी। और हमारा क्वेश्चन था कि चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी है? तो अलकनंदा नदी घाटी जो है दोस्तों चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि किस हिमालय क्षेत्र को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस हिमालय क्षेत्र को जो है आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बृहत हिमालय क्षेत्र को दोस्तों।
बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र को जो है दोस्तों आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है दोस्तों। किसे? बृहत हिमालय को आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में जो है दोस्तों जो बृहत या उच्च हिमालय है उसे हिम आच्छादित होने के कारण क्या कहा जाता था दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में? तो हिमाद्री। हिमाद्री भी बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र का नाम है दोस्तों, और प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा जाता था। 15 से 30 किलोमीटर दोस्तों, 15 से 30 किलोमीटर जो है दोस्तों बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र की जो है चौड़ाई आती है, और इसकी ऊंचाई जो आती है दोस्तों बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी आती है? तो 4500 से 78-17 दोस्तों, 78-17, 4500 से 78-17 जो है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई आती है। और 78-17 किसकी ऊंचाई है दोस्तों? तो नंदा देवी पर्वत की, जो कि उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 78-17 नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देख लेते हैं, जैसा कि आंतरिक हिमालय, उच्च हिमालय व महा हिमालय तथा मुख्य हिमालय के नामों से किसे जाना जाता है? तो बृहत या उच्च हिमालय को। प्राचीन ग्रंथों में हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री कहा गया। 4500 से 78-17 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आती है, और नंदा देवी इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी है, और राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी पर्वत है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई आती है 78-17। बृहत हिमालय का विस्तार राज्य के कितने जनपदों में है दोस्तों? तो बृहत हिमालय का विस्तार राज्य के 6 जनपदों में है। वह 6 जनपद कौन कौन से हैं? तो उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ राज्य के 6 जिले में जो है पूर्व से पश्चिम में जो है दोस्तों बृहत हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालय क्षेत्र श्रेणी फैली हुई है। और राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ जो राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं वह बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी है। बृहत हिमालय के मूल निवासी कौन है दोस्तों? तो बृहत हिमालय के जो मूल निवासी हैं वह भोटिया जनजाति के लोग हैं। और भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तर काशी में। उत्तर काशी में जो है दोस्तों भोटिया जनजाति पाई जाती है। बृहत हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर दोस्तों, ग्लेशियर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बृहत हिमालय क्षेत्र में। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? बुग्याल या ताल पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र में पर्यटक स्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लास्टोसीन युग में इसका निर्माण पाया जाता है बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र का। किसे बर्फ की नदियां व बमक कहा जाता है? ग्लेशियरों को दोस्तों। बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर अधिक होने के कारण इसे जो है इस क्षेत्र को नदियों, बर्फ की नदियों व बमक कहा जाता है, यानी कि अधिक हिमाच्छादित रहता है, इसलिए इसे बमक भी कहा जाता है। किस पर्वत श्रेणी में ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है? तो बृहत हिमालय क्षेत्र में। और फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है? बृहत हिमालय क्षेत्र में दोस्तों। फूलों की घाटी हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और स्थापना हुई थी 1982 में। फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और दोस्तों 14 जुलाई 2005 को 14 जुलाई 2005 को जो है फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। और क्षेत्रफल कितना है? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है फूलों की घाटी का क्षेत्रफल आता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि वृष्टि छाया प्रदेश दोस्तों। वृष्टि छाया प्रदेश, जब हवाएं पर्वत श्रेणियों को पार करके विमुख ढालों से नीचे उतरती हैं तब वे गर्म और शुष्क हो जाती हैं, जिस कारण इस भाग में बहुत कम वर्षा हो पाती है, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ग्रीष्म काल में बृहत हिमालय क्षेत्र में मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर खूब वर्षा करती हैं, और कुछ क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ जाने के कारण वर्षा से वंचित रह जाते हैं। तो यह कुछ अन्य विस्तृत जानकारी थी इसके बारे में। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें जो है हमारे राज्य के विभिन्न पर्वतों की ऊंचाइयों के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें से हमारा एक ऑप्शन, एक कथन असत्य है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी पश्चिमी। तो दोस्तों नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई दे रखी है 74-34 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है कामेट पर्वत, इसकी ऊंचाई दे रखी है 77-56। तीसरा ऑप्शन है चौखंबा पर्वत, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 71-38। और
चौथा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी पर्वत, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 6856। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 7817 मीटर जो है दोस्तों नंदा देवी पश्चिमी, जो नंदा देवी पर्वत है उसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। बाकी कामेट पर्वत की ऊंचाई जो है 7756 है, चौखंबा पर्वत की ऊंचाई 7138 है, और यह दोनों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो चमोली में है। और जो दोस्तों भागीरथी पर्वत है उसकी ऊंचाई 6856 है, और यह कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में जो है भागीरथी पर्वत स्थित है दोस्तों। अब कुछ अन्य पर्वतों के बारे में भी जानकारी दे रखी है दोस्तों, जैसे कि राज्य के प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो नंदा देवी पहले ही बात कर चुके हैं, हमारी पश्चिमी 7817 मीटर चमोली में है। कामेट पर्वत 7756 मीटर चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी 7734, जो नंदा देवी पूर्वी है दोस्तों उसकी ऊंचाई है 7734 मीटर, जो कि चमोली में है। माड़ा भी 7272 चमोली में। चौखंबा पर्वत 7138 मीटर चमोली में स्थित है। पंचाचूली दोस्तों, पंचाचूली पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण 6904 इसकी ऊंचाई आती है, और यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है। भागीरथी जैसा कि मैंने आपको बताया 6856, और कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। और नीलकंठ पर्वत दोस्तों, नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई जो है 6597 मीटर, और यह भी चमोली में स्थित है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत पश्चिमी धौलीगंगा और गौरीगंगा के बीच स्थित है। तो दोस्तों वह कौन सा पर्वत है जो पश्चिमी धौलीगंगा तथा गौरीगंगा के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचाचूली। तो दोस्तों जो पंचाचूली पर्वत है वह पश्चिमी धौलीगंगा तथा गौरीगंगा के मध्य में स्थित है। इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे रखी है। विभिन्न घाटियों, जो घाटियां हैं उसमें स्थित जो पर्वत हैं उसके बारे में जानकारी दे रखी है। जैसे बद्रीनाथ घाटी, बद्रीनाथ घाटी नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, और यहीं पर क्या, कैला बुग्याल भी है। कौन सा दोस्तों, कैला बुग्याल जो है बद्रीनाथ के आसपास पाया जाता है, और बद्रीनाथ घाटी जो है नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर किसे कहा गया है दोस्तों, तो अर्जुन को, नर अर्जुन को कहा गया, और नारायण भगवान विष्णु को। नारायण किसे कहा गया है, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को नर नारायण कहा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि बद्रीनाथ घाटी नर और नारायण पर्वतों के मध्य है। बद्रीनाथ के पास कैला बुग्याल है, और इन नर नारायण पर्वतों में से नर जो है अर्जुन है, और नारायण जो है भगवान विष्णु या कृष्ण है। देवस्थानम पर्वत चमोली में स्थित है दोस्तों। गंधमादन, जो गंधमादन पर्वत है यह भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो गंधमादन पर्वत भी चमोली में स्थित है। अब भागीरथी पर्वत भी नहीं दोस्तों, जो भागीरथी पर्वत है वह कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में। हमारा भागीरथी पर्वत कहाँ पर है, उत्तर काशी में स्थित है दोस्तों। जो हमारा गंधमादन पर्वत है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी आती है गंधमादन पर्वत की, तो 6984 जो है दोस्तों गंधमादन पर्वत की ऊंचाई आती है। नर पर्वत की ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों, तो 5831 जो है दोस्तों नर पर्वत की ऊंचाई आती है। और नारायण पर्वत की ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों, नारायण पर्वत की ऊंचाई जो आती है वो 5996, कितनी दोस्तों, 5965 जो है दोस्तों नारायण पर्वत की ऊंचाई आती है दोस्तों। हाथी पर्वत, हमारा हाथी पर्वत भी चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। और 6727 जो है हाथी पर्वत की ऊंचाई आती है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों, नीलकंठ पर्वत भी चमोली में स्थित है, और नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों, 6597 जो है नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आती है। नंदा घोंगटे पर्वत दोस्तों, नंदा घोंगटे पर्वत भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी आती है, 63, कितनी दोस्तों, 6309 जो है नंदा घोंगटे पर्वत की ऊंचाई आती है। और गौरी पर्वत दोस्तों, गौरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, और 6250 जो है दोस्तों गौरी पर्वत की ऊंचाई आती है। तो यह कुछ पर्वत थे जो कि जिस जनपद में थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में उनकी ऊंचाइयों के बारे में भी आपको मैंने बताया। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को टिबियान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों निम्न में से जो उत्तराखंड में निम्न में से वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसे टिबियान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आपको बताया गया दोस्तों कि उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उस 8 भौगोलिक क्षेत्रों में से जो है दोस्तों किस पर्वत श्रेणी को टिबियान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ट्रांस हिमालय क्षेत्र को। ट्रांस हिमालय क्षेत्र को जो है दोस्तों टिबियान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है जो इसकी चौड़ाई आती है 20 से 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई आती है दोस्तों। और 2500 से 3500 मीटर जो है टिबियान या ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई आती है दोस्तों। और इसी क्षेत्र या इसी श्रेणी को जो ट्रांस हिमालयन श्रेणी है इसी श्रेणी को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, जैक्सर श्रेणी। तो जैक्सर श्रेणी के श्रेणी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र को, जिसमें जेखुंगला, माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, चोरहोती दर्रा दोस्तों, तंजुन दर्रा, किंगरी विंगरी, दारमा और हमारे लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। और इसी लिपुलेख दर्रे से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। छलछल दर्रा। तो जो दोस्तों राज्य के प्रमुख दर्रे हैं वह जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र को जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र को टिबियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी ऊंचाई जो है 2500 से 3500 मीटर आती है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों को जांस्कर श्रेणी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जांस्कर या जैक्सर श्रेणी के नाम से इस क्षेत्र की श्रेणियों को जाना जाता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस ऋतु को स्थानीय भाषा में स्युंद व शीतकला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो दोस्तों कितनी 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऋतु को स्थानीय भाषा में स्युंद व शीतकला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु को। शीत ऋतु को जो है दोस्तों उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में स्युंद या शीतकला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो रूढ़िया खरसाऊ। रूढ़िया खरसाऊ जो है उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। वर्षा ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, बसवाल या चौमासा। बसवाल या चौमासा जो है दोस्तों वर्षा ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और स्युंद, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्युंद या शीतकला जो है दोस्तों शीत ऋतु को, स्युंद या शीतकला जो है शीत ऋतु को उत्तराखंड में की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो यह उत्तराखंड की 3 प्रमुख ऋतुएं हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, सामान्यतः राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कितनी रहती है। यानी कि जो राज्य में दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो है राज्य में वर्षा की मात्रा कितनी रहती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वर्षा की मात्रा जो है घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि दक्षिण से उत्तर व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो है दोस्तों सामान्यतः राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है दोस्तों। तो यह हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। और मैं आशा करता हूं कि हमारी सारी क्लासें उत्तराखंड की सीरीज की आपको बहुत ही पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें अपने अन्य सुझाव भी दें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे और आपके ज्ञान के लिए और आपके ज्ञान वृद्धि के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे दोस्तों। तो इसी वक्तव्य के साथ जो है दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।